इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स, जो कि हमारा 4 मार्क्स का आता है एग्जाम में, जिसमें सबसे पहला हमारा टॉपिक देखना होता है कि इकोनॉमी क्या होती है। इकोनॉमी हमें किस चीज को कहते हैं, तो ये एक सिस्टम है। इकोनॉमी इज ए सिस्टम इन विच पीपल अर्न देयर लाइवलीहुड, जिसमें पीपल क्या कर रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं, अपना लाइवलीहुड कमा रहे हैं, अपने रोजमर्रा की जरूरतों का सामान इकट्ठा करते हैं, पैसा कमाते हैं। क्या करके? बाय प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करके और उसको एक्सचेंज करके एक दूसरे के साथ, ठीक, उसको एक्सचेंज भी करना होता है। तो एन इकोनॉमी इज अ सिस्टम विच प्रोवाइड पीपल, इकोनॉमिक एक ऐसा सिस्टम है जो कि लोगों को प्रोवाइड करवाता है। क्या प्रोवाइड करवाता है? सबसे पहले तो एक लोगों को काम प्रोवाइड करवाता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, ठीक है, मीन्स टू वर्क देता है, और अर्न ए लिविंग, और अर्न करने का, इनकम कमाने का मौका देता है, ठीक है। मीन्स टू वर्क का मतलब होता है एन इकोनॉमी प्रोवाइड डिफरेंट काइंड ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमी प्रोवाइड करवाती है डिफरेंट काइंड्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड वर्क अपॉर्चुनिटीज टू पीपल, सो दैट पीपल वर्क अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स एंड प्रोफेशन। लोग आगे इसमें काम करते हैं अपने अपने स्किल और प्रोफेशन के अनुसार। फॉर एग्जाम्पल, एक डॉक्टर ट्रीट पेशेंट, ए शॉपकीपर सेल कस्टमर टू गुड्स, सेल गुड्स टू कस्टमर्स, ठीक। अर्न ए लिविंग, अर्न ए लिविंग का मतलब होता है आफ्टर वर्किंग, काम करने के बाद, काम तो दे दी इकोनॉमी ने, ठीक है, इसमें लोग काम कर रहे हैं, वर्क अपॉर्चुनिटीज आपके मिल जाती है, लेकिन काम करना ही क्या सफिशिएंट है? नहीं, उसके बाद पीपल अर्न इनकम, इनकम यानी कि मनी, पीपल मनी, पैसा भी कमाते हैं, टू फुलफिल देयर डेली नीड्स एंड वांट्स, ठीक। दिस इनकम हेल्प्स देम बाय गुड्स एंड सर्विसेज, जो ये इनकम उन्होंने कमाई उससे वो गुड्स एंड सर्विसेज खरीदते हैं, जैसे कि खाना, कपड़ा, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक। फॉर एग्जाम्पल, ए पर्सन वर्क्स इन ए कंपनी, एक बंदा कंपनी में काम करता है, सैलरी कमाता है, उसके बाद उसको वो उस सैलरी से खाना खरीद रहा है, हाउस रेंट पे करता है, स्कूल फीस पे करता है, कपड़ा खरीदता है, ठीक। तो इकोनॉमी अर्न ए लिविंग भी देती है, मीन्स टू वर्क भी देती है। इकोनॉमी की डेफिनेशन समझने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हम देखते हैं कि कितने टाइप्स की इकोनॉमी हमें बताई गई है। तो हमारी ये होती है 2 टाइप्स की। 2 टाइप्स कौन से? ओपन इकोनॉमी, ओपन इकोनॉमी हम उसको बोलते हैं जो कि ट्रेड विद अदर कंट्रीज, जो कि दूसरी कंट्रीज के साथ ट्रेड करती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करती है, ठीक। और क्लोज्ड इकोनॉमी, नो ट्रेड विद अदर कंट्रीज, जो कि किसी भी देश के साथ ट्रेड नहीं करती, ऐसी इकोनॉमी उसको बोलते हैं हम क्लोज्ड इकोनॉमी, ये क्लोज्ड है। देयर आर ऑल्सो अनदर 2 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। इकोनॉमिक सिस्टम कौन से? वो भी 2 प्रकार के हमारे बताए गए हैं, ठीक। सबसे पहले है सोशलिस्ट इकोनॉमी और दूसरा है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। तो सोशलिस्ट इकोनॉमी में सारे रिसोर्सेस आर ओन्ड बाय गवर्नमेंट, सारे रिसोर्सेज गवर्नमेंट के कंट्रोल में होते हैं। रिसोर्सेज का मतलब यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, जो भी चीज प्रोडक्शन में काम आती है, जो भी चीज प्रोडक्शन में काम आती है वो रिसोर्सेस है, ठीक है। XYZ कुछ भी, चाहे वो नेचुरल मिनरल्स हो, ठीक, रॉ मटेरियल्स हो, पावर हो, पावर में यूरेनियम, इलेक्ट्रिसिटी, कुछ भी हो, कोल हो, ठीक, सारे गुड्स एंड सर्विसेज हो, वो सारे जो भी रिसोर्सेस है वो कौन ओन करती है? सोशलिस्ट इकोनॉमी में गवर्नमेंट ओन करती है। वैसे मोटिव क्या होता है सोशलिस्ट इकोनॉमी का? मोटिव होता है पब्लिक वेलफेयर। इसको सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी भी बोला जाता है, इसका दूसरा नाम है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, इस इकोनॉमी के अंदर आपका सारे जो रिसोर्सेस है
वो कौन ओन कर रहे हैं? प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर का मतलब है यहाँ टाटा, है ना, बिरला, अंबानी, अडानी, ठीक है। और इससे जो भी और भी जितने भी प्राइवेट कंपनियां हैं वो सारे इसमें जितने भी रिसोर्सेस है वो यही ओन कर रही है। जो भी गुड्स एंड सर्विसेज बनेंगे, जो भी रॉ मटेरियल आएगा, या जितने भी फैसले होते हैं वो इन्हीं के होते हैं इस इकोनॉमी के अंदर। प्राइवेट सेक्टर में क्या प्राइस होगा, ठीक। द मोटिव इज टू अर्निंग प्रॉफिट, इनका एक ही मोटिव होता है प्रॉफिट कमाना। इट इज ऑल्सो नोन एज फ्री मार्केट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को हम फ्री मार्केट इकोनॉमी भी बोलते हैं। अब हमारा सेकंड टॉपिक आता है स्कैरसिटी किसे बोलते हैं? डिफाइन स्कैरसिटी। इट मींस द डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इज ग्रेटर देन द अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसका मतलब ये है कि जब डिमांड ज्यादा हो गुड्स एंड सर्विसेज की और उसकी अवेलेबिलिटी कम हो, तो ऐसी सिचुएशन को हम बोलते हैं स्कैरसिटी, यानी कि डिमांड ऑफ रिसोर्सेज इज ग्रेटर देन सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज। जब भी हमारी डिमांड ज्यादा होगी सप्लाई से, तो इसका मतलब है ये स्कैरसिटी वाली सिचुएशन है। मांग ज्यादा है, इतनी सप्लाई हो नहीं पा रही। व्हाट इज द इकोनॉमिक प्रॉब्लम एंड व्हाई डज इट अराइज? ये आपका हो गया थर्ड टॉपिक। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्यों होती है और वो अराइज ही क्यों होती है? तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज द मेनली द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। इकोनॉमिक प्रॉब्लम सबसे बेस्ट देखा जाए तो ये होती है आपका प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। किसी भी चीज के बीच में फैसला ले पाना, उसको हम फैसला लेना, उसमें जो प्रॉब्लम हमें होती है ना कि ये करे, वेदर इट इज ये करे, क्या करे, तो इसमें जब हमारे प्रॉब्लम ऑफ चॉइस हम फेस करते हैं तब हमारे को आते इकोनॉमिक प्रॉब्लम अमंग लिमिटेड रिसोर्सेस, विच मीन्स इन एवरी इकोनॉमी। इसका ये मतलब है कि हर इकोनॉमी के अंदर ह्यूमन हैव अनलिमिटेड वांट्स। देखो हर इकोनॉमी के अंदर जो होता है ना, ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड होती है, ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड होती है, बट द रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज होती है टू सेटिस्फाई देम आर लिमिटेड, वो लिमिटेड होते हैं। और उन रिसोर्सेज के अल्टरनेटिव यूजेस होते हैं। देयरफॉर द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइजेज, इसलिए ही प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइज होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन था ना व्हाई डज इट अराइज, तो इसलिए ही वो अराइज होती है क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स है, और रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेस भी है। ठीक, लिमिटेड रिसोर्सेज, द रिसोर्सेज अवेलेबल इन द इकोनॉमी आर लिमिटेड इन सप्लाई। जो रिसोर्सेज अवेलेबल है इकोनॉमी के अंदर, कोल हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, यूरेनियम हो गया, गुड्स एंड सर्विसेज हो गया, कोई भी तरह का रॉ मटेरियल हो गया, स्टील हो गया, ठीक है, पेट्रोलियम हो गया, जो भी रिसोर्सेस है, जो भी प्रोडक्शन के काम आता है, ठीक है, प्लास्टिक हो गया, कागज हो गया, अनलिमिटेड तो है नहीं। तो रिसोर्सेस अवेलेबल इन द इकोनॉमी आर लिमिटेड, लिमिटेड इन सप्लाई है वो, एज कंपेयर टू देयर डिमांड, डिमांड उसकी ज्यादा है, यानी कि स्केर्स सिचुएशन है। तो स्केर्सिटी इज यूनिवर्सल एंड अप्लाइज टू ऑल इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशन एंड कंट्रीज। स्केर्सिटी एक ऐसा कंसेप्ट है जो कि हर किसी को लगता है, चाहे वेदर वो इंडिविजुअल हो, चाहे वो कोई कंपनी हो, चाहे वो कोई देश ही क्यों ना हो, देश को भी कमी होती है। देयर वुड हैव बीन नो इकोनॉमिक प्रॉब्लम इफ रिसोर्सेज इन द इकोनॉमी आर नॉट स्कार्स। तो कभी भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम होएगी नहीं अगर रिसोर्सेज इसके रिसोर्सेज स्केर्स नहीं होंगे, रिसोर्सेज लिमिटेड नहीं होंगे, तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी नहीं होएगी। पर ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता है, रिसोर्सेज हमारे हमेशा लिमिटेड ही रहेंगे। सेकंड पॉइंट देखते हैं, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। अब ह्यूमन वांट्स देखो अनलिमिटेड बताई गई है।
ह्यूमन वांट्स आर नेवर एंडिंग। ह्यूमन वांट्स ऐसी चीज है जो कि कभी खत्म नहीं होती है, ठीक है। इच्छाएं, ह्यूमन वांट्स यानी कि इच्छा देखो कभी किसी की खत्म नहीं होती है। इंसानों की इच्छा एक होता है कि हम ये भी कर ले, वो भी कर ले, ये भी बना ले, वो भी बना ले, बट दे कैन नेवर बी फुल्ली सेटिस्फाइड। हम उसको फुल्ली सेटिस्फाइड तो देखो नहीं कर सकते। जैसे जैसे एक इच्छा हम पूरी करेंगे दूसरी इच्छा हमारी जाग जाएगी। दीज अनलिमिटेड वांट्स कीप ऑन इंक्रीजिंग, ये हमेशा इंक्रीज करती रहेगी एंड कैंट बी सेटिस्फाइड विद लिमिटेड रिसोर्सेज, और हम लिमिटेड रिसोर्सेज को इससे पूरा नहीं कर सकते। रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेस। रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव का यूजेस का मतलब होता है कि एक ही रिसोर्सेज के मल्टीपल यूजेस है। जैसे कि द रिसोर्सेज अवेलेबल इन द इकोनॉमी कैन बी पुट टू अल्टरनेटिव यूज। तो जो रिसोर्स है अवेलेबल है इकोनॉमी के अंदर, जो रिसोर्स हमारे पास है हम उसको अलग अलग काम के लिए लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल स्टील का ले लो, स्टील को हम मशीनरी भी बना सकते हैं, हम गाड़ी भी बना सकते हैं, ठीक है। लकड़ी है, लकड़ी को हम फ्यूल की तरह भी यूज कर सकते हैं, फर्नीचर भी बना सकते हैं, हाउस कंस्ट्रक्शन में भी यूज कर सकते हैं। तो अब देखो एक ही रिसोर्सेज के मल्टीपल यूजेस है, तो दिक्कत तो होएगी, डिमांड ज्यादा होएगी, सप्लाई कम होएगी। तो देयरफॉर वी फेस द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, हमको प्रॉब्लम ऑफ चॉइस भी फेस करनी पड़ती है, यानी कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होती है इसी वजह से, इन तीन कारणों की वजह से। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ये आपके तीन मेजर रीजन है जिससे इकोनॉमिक प्रॉब्लम आपकी अराइज होती है। आगे बढ़ते हैं। अब यहां से एक क्वेश्चन अराइज होता है और वो क्वेश्चन क्या है, स्टेट टू फीचर्स ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज के दो फीचर बताइए। तो रिसोर्सेज आर लिमिटेड और रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेस, ठीक है। रिसोर्सेज सबसे पहले तो लिमिटेड है और उन्हीं रिसोर्सेज के मल्टीपल यूजेस है। अब फोर्थ टॉपिक देखो, फोर्थ टॉपिक हमारा आता है इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज। इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज का मतलब होता है इट मींस एलोकेटिंग द लिमिटेड रिसोर्सेज इन सच ए वे, एलोकेटिंग यानी कि उसका यूज करना, इट मींस एलोकेटिंग द लिमिटेड रिसोर्सेज इन सच ए वे दैट इकोनॉमी प्रोड्यूसेस मैक्सिमम गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि लिमिटेड रिसोर्सेज को ऐसे यूज करना कि हम मैक्सिमम गुड्स एंड सर्विसेज बना पाए, ठीक। मैक्सिमम, मैक्स टू मैक्स डब्बे बना पाए। गुड्स एंड सर्विसेज का मतलब हो गया डब्बे बन रहे, प्रोडक्शन हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कर पाए क्योंकि रिसोर्सेज हमारे कम है। टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स दैट इज इफेक्टिव एंड एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि हम कतरा कतरा यूज कर ले रिसोर्सेज का। अब क्वेश्चन बनता है कि इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज करने की जरूरत ही क्यों पड़ती है। बिकॉज रिसोर्सेज आर लिमिटेड, रिसोर्सेज लिमिटेड है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हम अपना फिफ्थ टॉपिक देखते हैं। व्हाट इज इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स किसे कहा गया है, तो इकोनॉमिक्स इज ए सब्जेक्ट विच स्टडी ऑफ हाउ इंडिविजुअल एंड सोसाइटी मेक चॉइस इन द प्रेजेंस ऑफ स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। तो इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हमको पढ़ाया जाता है या जिसमें पढ़ा जाता है कि कैसे इंडिविजुअल या सोसाइटी फैसला लेगी, मेक चॉइस करेगी, बिहेवियर कैसा होगा उनका इन द प्रेजेंस ऑफ स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज के अभाव में, लिमिटेड रिसोर्सेज में वो कैसे सोचेगी, कैसे बिहेव करेगी, कैसे डिसीजन लेगी। और हाउ लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट आर डिटरमाइंड, और नेशनल इनकम और एम्प्लॉयमेंट को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे डिटरमाइन करेंगे, और व्हाट डिटरमाइन देयर ग्रोथ, और उनकी ग्रोथ कैसे करवाएंगे, उनकी ग्रोथ यानी कि नेशनल इनकम और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की कैसे ग्रोथ होगी। तो ये सब चीजें हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। अब एक टॉपिक आता है व्हाट आर द टू ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स। हमको दो ब्रांचेस बताइए, फर्स्ट वन इज माइक्रो एंड सेकंड वन इज मैक्रो, ठीक है। इकोनॉमिक्स को दो पार्ट में यहाँ पर डिवाइड कर दिया गया है,
सबसे पहले हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे क्लास 11th में, और क्लास 12th में हम पढ़ते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स डिफाइन करिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स किसे बोलते हैं। तो द टर्म माइक्रो इन इंग्लिश लैंग्वेज हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड मिक्रोस। ये जो मिक्रोस ग्रीक वर्ड है मिक्रोस, उससे निकला है माइक्रो, और मिक्रोस का मतलब होता है स्मॉल। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट स्टडीज द बिहेवियर। माइक्रो इकोनॉमिक्स ऐसी ब्रांच है इकोनॉमिक्स की, क्योंकि माइक्रो भी एक ब्रांच हो गई ना, दो ब्रांच। मान लो एक पेड़ है, उस पेड़ का नाम है इकोनॉमिक्स, और उस पेड़ की दो डाल है, दो ब्रांच है, उसमें से पहली ब्रांच का नाम है माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स ऐसी ब्रांच है इकोनॉमिक्स की जो कि स्टडी करती है, क्या स्टडी करती है, बिहेवियर एंड डिसीजन मेकिंग, कि कैसे बिहेव करना है, कैसे फैसले लेने हैं, डिसीजन मेकिंग करनी है किसकी, इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट। इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट कैसे बिहेव करेगी, कैसे फैसले लेगी। अब इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट कौन होता है, जैसे कि कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, या प्राइस ऑफ प्रोडक्ट हम कैसे निकालेंगे। तो ये सब चीजें इसमें आ जाती है। इसका दूसरा नाम है प्राइस थ्योरी। माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम प्राइस थ्योरी भी बोलते हैं। इट फोकसेस ऑन हाउ दे एलोकेट लिमिटेड रिसोर्सेज। ये क्या फोकस करती है, ये कि हम कैसे लिमिटेड रिसोर्सेज को एलोकेट करेंगे, एंड हाउ प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर डिटरमाइंड इन स्पेसिफिक मार्केट। इसका फोकस होता है, इसका काम क्या होता है कि हम लिमिटेड रिसोर्सेज का यूज करते हुए कैसे प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का निकालेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम इसमें पढ़ाई करेंगे इंडिविजुअल की डिमांड के बारे में, मार्केट की डिमांड के बारे में, और प्राइस के बारे में। ठीक, इंडिविजुअल डिमांड, मार्केट डिमांड, प्राइस ऑफ गुड्स, ये सब इसमें हम पढ़ते हैं। इट एग्जामिन्स हाउ प्राइजेस, ये हमें बताता है कि कैसे प्राइजेस प्रोडक्शन और कंजम्पशन डिसीजन होंगे, और कौन से स्मॉल स्केल लेवल पे होंगे। ठीक है, प्राइजेस से रिलेटेड, प्रोडक्शन से रिलेटेड, कंजम्पशन से रिलेटेड जो फैसले लिए जाएंगे वो कैसे लिए जाएंगे, स्मॉल स्केल लेवल पे। ये हमें इसमें बेसिकली पढ़ने को मिलता है किसमें, माइक्रो में। अब इसके स्कोप क्या है, स्कोप का मतलब इसमें हम क्या क्या पढ़ते हैं, इसके पार्ट क्या क्या है। तो थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ेंगे, जिसको हम थ्योरी ऑफ डिमांड भी बोलते हैं, यानी कि हमारा चैप्टर है ये डिमांड, तो डिमांड के बारे में इसमें पढ़ेंगे। तो डिमांड, जब थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमर का बिहेवियर समझते हैं हम कि कंज्यूमर कुछ भी सामान खरीदने से पहले क्या क्या सोचता है, क्या क्या उसके मन में आ सकता है। तो इसमें आ गया उसके वांट्स, उसकी पसंद क्या है, उसकी प्राथमिकता क्या है, प्रेफरेंस क्या है, और क्या क्या ऐसे फैक्टर्स है जो कि अफेक्ट करते हैं डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये सब चीजें इसमें पढ़ी जाती है। अब आता है थ्योरी ऑफ प्रोड्यूसर बिहेवियर या फिर थ्योरी ऑफ सप्लाई। ये हमारा सेकंड स्कोप हो गया, यानी कि सप्लाई के बारे में पढ़ते हैं हम। यानी कि इसमें हम प्रोड्यूसर का बिहेवियर, प्रोड्यूसर कैसे बिहेव करेगा, कैसे सोचेगा, कैसे डिसीजन लेगा, वो सब चीजें इसमें हम पढ़ते हैं। इट स्टडीज द बिहेवियर ऑफ प्रोड्यूसर। बिहेवियर ऑफ प्रोड्यूसर के बारे में इसमें स्टडी होती है। द प्रोडक्शन प्रोसेस, प्रोडक्शन प्रोसेस कैसा रहेगा, कॉस्ट कैसे निकालेंगे, और कौन से फैक्टर है जो कि अफेक्ट करते हैं सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में। तो ये सब चीजें इसमें हम पढ़ते हैं। अब इसमें थर्ड स्कोप आ गया हमारा थ्योरी ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन। थ्योरी ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन किसको बोला गया है, यानी कि इसमें डिटरमाइन करना, यानी कि कैलकुलेट करना, प्राइस निकालना सीखते हैं हम। तो इट स्टडीज हाउ द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी, कमोडिटी का मतलब है गुड्स, कि हाउ द प्राइस ऑफ ए गुड्स इज डिटरमाइंड थ्रू द इंटरेक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई इन द मार्केट। कि डिमांड एंड सप्लाई
का हम यूज करके कैसे प्राइस ऑफ गुड्स को कैलकुलेट करेंगे, उसको ही हम बोलते हैं थ्योरी ऑफ प्राइस डिटरमिनेशन। तो ये थे आपके तीन स्कोप, तीन पार्ट थे आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स से। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम ये तीनों चीजें पढ़ाई जाती है। अब हमारा आ जाता है 8वां टॉपिक, डिफाइन मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स किससे बताया गया है? तो द वर्ड मैक्रो इन इंग्लिश लैंग्वेज हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड मैक्रोस। ग्रीक लैंग्वेज में मैक्रोस को बोलते हैं मैक्रो। इंग्लिश में मैक्रो हो गया, ग्रीक में मैक्रोस हो गया, जिसका मतलब होता है लार्ज। ठीक। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स which studies the economy as a whole। तो मैक्रो इकोनॉमी ऐसी ब्रांच है इकोनॉमिक्स की जो कि इकोनॉमी को स्टडी करती है एज ए होल। पूरी इकोनॉमी को पूरी तरीके से जो स्टडी करती है उसको कहते हैं मैक्रो, रेदर देन इंडिविजुअल यूनिट। ये इंडिविजुअली किसी एक मार्केट, एक एक प्राइस को नहीं निकालती, ये पूरी एज ए होल पूरे देश की एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई को कैलकुलेट करती है। देखो आगे ना, फॉर एग्जांपल एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। इट इज ऑल्सो नोन एज इनकम आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। ठीक है, इसको इनकम आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी इसका दूसरा नाम है, किसका? मैक्रो का। क्योंकि हम इसमें नेशनल इनकम आउटपुट के बारे में, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के बारे में बात करते हैं, पढ़ते हैं। अब इसके स्कोप क्या है? इसमें सबसे पहला जब पढ़ा जाता है नेशनल इनकम, थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम, स्टडी ऑफ द डिटरमिनेशन, मेजरमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। यानी कि हम इसमें डिटरमाइन करते हैं, मेजर करते हैं और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, किसको? नेशनल इनकम को। ठीक, इसलिए बोलते हैं थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम। ये तो पहला स्कोप हो गया। दूसरा स्कोप आ गया थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी कि इसमें हम एम्प्लॉयमेंट के बारे में डिटरमाइन करेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट लेवल निकालेंगे और मेजर करेंगे कि कैसे हम अचीव करें फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट को कैसे, ज्यादा से ज्यादा रोजगार हम कैसे बढ़ाए। थ्योरी ऑफ मनी, थ्योरी ऑफ मनी में आ जाता है स्टडी ऑफ द सप्लाई ऑफ मनी। मनी सप्लाई के बारे में पढ़ा जाता है, डिमांड फॉर मनी एंड इट्स इफेक्ट ऑन द इकोनॉमी। इसमें हमारा मनी सप्लाई के बारे में पढ़ा जाता है। और ऐसे आ जाता है हमारा थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल। ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का फोर्थ स्कोप है, फोर्थ पार्ट है। इसमें हम पढ़ाई करते हैं जनरल प्राइस लेवल के बारे में, यानी कि हम इसमें स्टडी करते हैं इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन या चेंजेस क्या आ रहे हैं ओवरऑल प्राइस लेवल इन द इकोनॉमी। ये सब चीजें हम इसमें पढ़ते हैं। देखो जैसे कि पेट्रोल के दाम बढ़ गए, पेट्रोल के रेट बढ़ गए और खाने के रेट बढ़ गए। सपोज पेट्रोल एंड फूड प्राइसेस इंक्रीजेस अक्रॉस द होल कंट्री। मान लो कि पेट्रोल और खाने के पीने के दाम बढ़ गए और पूरे देश में बढ़ गए, ये सिर्फ पार्टिकुलर मार्केट या पार्टिकुलर एरिया की बात नहीं हो रही। तो इकोनॉमिस्ट कौन होते हैं? जो कि इकोनॉमी को स्टडी करते हैं। तो इकोनॉमिस्ट क्या स्टडी करेंगे? व्हाई प्राइस आर राइजिंग, यानी कि क्यों इन्फ्लेशन आई और कैसे इन्फ्लेशन जो आ गई वो लोगों को प्रभावित कर रही है, वो कैसे लोगों को अफेक्ट कर रही है, ये पढ़ेंगे। और गवर्नमेंट उसमें क्या क्या कर सकती है, ये सब चीजें इसमें आती है। अब हमारा 9th टॉपिक आता है डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो और मैक्रो के बीच में क्या डिफरेंस है? तो सबसे पहले हम मीनिंग पे जाते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स विच स्टडीज द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट ऑफ एन इकोनॉमी। ये इंडिविजुअल यूनिट का बिहेवियर के बारे में बात करता है माइक्रो। और मैक्रो इकोनॉमिक्स ऐसा पार्ट है इकोनॉमिक्स का जो कि एग्रीगेट्स के बारे में बात करता है या इकोनॉमी एज ए होल, कंट्री एज ए होल बात करता है। टूल्स क्या है माइक्रो के?
माइक्रो के टूल्स है डिमांड एंड सप्लाई, और मैक्रो के टूल्स है एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, यानी कि एडी एंड एएस। ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इसका ऑब्जेक्टिव होता है पता लगाना कि प्राइस ऑफ कमोडिटी और लिमिटेड रिसोर्सेज का यूज कैसे करा जाए, अच्छे से एलोकेट कैसे किया जाए रिसोर्सेज को। लेकिन मैक्रो का एम होता है, मैक्रो का ऑब्जेक्टिव होता है कि इनकम और एम्प्लॉयमेंट का लेवल निकालना। ठीक, एग्रीगेशन, एग्रीगेशन यानी कि आपका कितना इसमें प्लस लगे हुए, कितना जुड़ाव है। तो मैक्रो में आपका ज्यादा एग्रीगेशन है। ठीक, इट इन्वॉल्व्स लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन। माइक्रो में लिमिटेड डिग्री होती है एग्रीगेशन की, लेकिन मैक्रो में हाईएस्ट डिग्री ऑफ एग्रीगेशन होता है। अजम्पशन, इट एज्यूम्स मैक्रो में वेरिएबल रिमेन कांस्टेंट। हम ये एज्यूम करते हैं जब हम माइक्रो की स्टडी करते हैं तो हम क्या मानते हैं? हम मानते हैं कि मैक्रो वेरिएबल रिमेन कांस्टेंट, मैक्रो शांत है, कांस्टेंट है। पर जब हम मैक्रो की पढ़ाई करते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि माइक्रो वेरिएबल रिमेन कांस्टेंट। अल्टरनेट नेम यानी कि इनके दूसरे नाम मैंने बता ही दिए थे। माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम प्राइस थ्योरी भी बोलते हैं और मैक्रो को इनकम आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी भी बोलते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो, माइक्रो इकोनॉमिक्स का एग्जाम्पल है डिमांड बाय ए कंज्यूमर। एक कंज्यूमर की कितनी डिमांड है? प्राइस डिटर्मिनेशन ऑफ कमोडिटी, हम किसी गुड्स का कैसे प्राइस निकालेंगे? मार्केट की डिमांड क्या है, सप्लाई फर्म क्या है, सप्लाई फर्म कितनी सप्लाई कर रही है। लेकिन इसमें हम पढ़ते हैं नेशनल इनकम, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। ठीक, अब इससे आगे हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम देखेंगे डिस्टिंग्विश बिटवीन सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी एंड फ्री मार्केट इकोनॉमी के बारे में। हालांकि हमने एक बार डिस्कस देख लिया अपने सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, आपकी ये आ गई सोशलिस्ट इकोनॉमी, और फ्री मार्केट इकोनॉमी यानी कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। इन दोनों का ही मिला जुला रूप होता है मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, इसको हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में।